फिजिक्स अपने आप में बड़ा ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन आप कहोगे सर नहीं, ऐसा नहीं है। हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, हमें ऐसा लगा ही नहीं कि ये इतना इंटरेस्टिंग है। ये बात सही है। फर्स्ट चैप्टर जो आपका है वो कम्प्लीटली बेस्ड है एरर्स पे और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे और मेजरमेंट में। वहाँ पे इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन नहीं पाती फिज़िक्स। लेकिन इस चैप्टर के बाद ये जो आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, ये आपका फिज़िक्स का एक्चुअल सिलेबस है। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्टडी करते हैं तो आपको फर्स्ट चैप्टर, जो सेकंड चैप्टर आपने पढ़ा है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स या यूनिट्स एंड मेजरमेंट, वो नहीं पढ़ाया जाता। आपको यहीं से स्टार्ट करवाया जाता है, काइनेमेटिक्स से ही। तो काइनेमेटिक्स जो है वो एक्चुअली फिज़िक्स आपकी स्टार्ट होने जा रही है और ये अपने आप में यहाँ से फिज़िक्स इंटरेस्टिंग होती जाएगी। फिज़िक्स इंटरेस्टिंग होती जाएगी अगर आप फिज़िक्स को डीपली समझते जाएंगे। अगर आपने फिज़िक्स को ऊपर ऊपर से समझने की कोशिश की तो आप लटक जाएंगे। मैं सच बता रहा हूँ, फिज़िक्स बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती है जब आप उसको समझने की कोशिश करते हैं, और उससे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तब बन जाती है फिज़िक्स जब आप उसको इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। आपको एक सिचुएशन दे दी गई कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उस ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं ये आपको देखना है। तो आप अगर इमेजिन कर रहे हो तो आप इमेजिन कर पाओगे कि वो हवा में आगे जा रहा है तो एक हवा की वजह से फोर्स लग रही है, ऊपर से नीचे ग्रेविटेशन की वजह से फोर्स लग रही है। तो इस तरह से आप इमेजिन कर पाएंगे। इमेजिनेशन बहुत बड़ी ताकत है। फिजिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ इमेजिनेशन। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। एक बंदा जिसको बहुत ज़्यादा एजुकेशनल नॉलेज नहीं थी, वो मैथमेटिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उस बंदे ने अपनी इमेजिनेशन की बेसिस पे फिज़िक्स में ऐसी ऐसी चीज़ें दे दी, फिज़िक्स में ऐसे ऐसे इन्वेंशन कर दिए कि आज भी सलाम करते हैं। उनका नाम है माइकल फैराडे। माइकल भाई की वजह से ही हम हवा खा रहे हैं। तो वो मैथमेटिकली स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन क्या किया उन्होंने, अपने इमेजिनेशन की बेसिस पे दुनिया बदल दी। तो फिजिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ इमेजिनेशन में भी ये याद रखना आप, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस के साथ, और आपका सिलेबस स्टार्ट होता है मैकेनिक्स से। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्टडी होती है, ऑब्जेक्ट क्या है? मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, ये टेबल एक ऑब्जेक्ट है, वो कैमरा एक ऑब्जेक्ट है। तो इन ऑब्जेक्ट्स की जो स्टडी है उसको हम बोलते हैं क्या? मैकेनिक्स। अब ऑब्जेक्ट्स में किस तरह की स्टडी करनी है, तो वो मैकेनिक्स भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट इज स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है। अब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो उसके बारे में आपको क्या पढ़ना है? अरे भाई, उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। आप एक चेयर पे बैठे हुए हैं, आप स्टेशनरी है ना, आप ऑब्जेक्ट है ना, आप बैठे हुए हैं, आप पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तब भी आप उस चेयर से फिसल के नीचे क्यों नहीं गिर जाते? क्योंकि एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे खींच रही है आपको, उसके अलावा एक और फोर्स है जो उस चेयर पे आपको टिकाए हुए है। जरा सोच के बताना वो फोर्स कौन सी है जो आपको उस चेयर पे टिकाए हुए है। तो ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होता है तो उस पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, ये सारी स्टडी होती है स्टैटिक्स में। और स्टैटिक्स आपको 12th क्लास में तो नहीं पढ़ाया जाता, स्टैटिक्स आपको बीएससी वगैरह में काफ़ी ज़्यादा पढ़ाया जाता है। 12th में बस ओवरव्यू है उसका। चलिए नेक्स्ट, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देता है। तो काइनेमेटिक्स में हम ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन क्या नहीं पढ़ते हैं हम काइनेमेटिक्स में? काइनेमेटिक्स में हम ऑब्जेक्ट के मोशन के कॉज के बारे में नहीं पढ़ते। मोशन हो रहा होगा उसमें, उसके पास स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगा, ये सब हम पढ़ेंगे, लेकिन हम ये नहीं पढ़ेंगे कि ये वेलोसिटी या ये एक्सेलरेशन उस बॉडी के पास आया कहाँ से, इसका कॉज क्या है, इसका कारण क्या है। किसी भी बॉडी में मोशन का कारण तो फोर्स होता है ना, तो फोर्स के बारे में काइनेमेटिक्स में स्टडी नहीं की जाती, सिर्फ आपको मोशन के बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये जो स्टडी है ये चैप्टर नंबर 3 जो कि स्टार्ट होने वाला है, और इसके अगला वाला चैप्टर नंबर 4 में होगी। नेक्स्ट है डायनेमिक्स।
डायनेमिक्स में आप पढ़ते हैं मोशन के कॉज के बारे में, मतलब फोर्स के बारे में आप स्टडी करते हैं। इसका बड़ा लंबा स्कोप है। ये आपको चैप्टर नंबर 5 मतलब लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 तक पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के मोशन की आपको स्टडी करनी है। 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड सेकंड इज मोशन इन ए प्लेन। तो अब हम पढ़ेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में हम स्टडी करते हैं एक ऑब्जेक्ट की जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। अब ये स्ट्रेट लाइन क्या है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट कैटेगरी है पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट मास। फर्स्ट कैटेगरी इज पॉइंट मास, ठीक है। एंड सेकेंड कैटेगरी इज, फर्स्ट इज पॉइंट मास एंड सेकेंड इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। पॉइंट मास मतलब कि कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो बहुत ही ज्यादा छोटा है, बहुत ही ज्यादा छोटा है। और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं मतलब वो ऑब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और ये पॉइंट मास जो है वो काफ़ी छोटा है। लेकिन फिजिक्स में हम चीज़ें इस तरह से डिफाइन नहीं करते कि ये बहुत ज़्यादा छोटा है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। फिजिक्स में हमेशा हम चीज़ें लेते हैं किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कहूँ कि इस मार्कर से इसका जो कैप है, ये जो कैप है इस मार्कर से छोटा है, ठीक है, तो बात समझ में आती है। अब मैं कहूँ ये कैप बहुत छोटा है, तो क्या ये बात सही है? नहीं है। हमेशा हम बात करते हैं किसी ना किसी रेफरेंस में, किसी ना किसी चीज़ के रेस्पेक्ट में। तो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास छोटा है या बड़ा है, ये आप तब जान सकते हैं जब उसके कंपैरिजन में आपके पास कुछ है। अगर मैं कहूँ कि नेपाल बहुत छोटा देश है, तो हम कहते तो हैं कि बहुत छोटा देश है, लेकिन हमारे दिमाग में कंपैरिजन चलता है। आप सोच के देखिए, आप जब किसी चीज़ को छोटा या बड़ा कहते हैं तो आप कहते तो नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में अंदर ही अंदर एक कंपैरिजन चलता है कि ये उससे छोटा है और उससे बड़ा है। जब आप कहते हैं नेपाल एक बहुत छोटा देश है, तो आपके दिमाग में कंपैरिजन चलता है कि वो इंडिया से बहुत छोटा है। जब आप कहते हैं कि इंडिया एक छोटा देश है, तो आपके दिमाग में कंपैरिजन चलता है कि वो अमेरिका से छोटा देश है एरिया वाइज। तो कंपैरिजन हमेशा होता है। हमेशा आप किसी ना किसी रेस्पेक्ट में ही बात करते हैं, चाहे अनचाहे, ठीक है। चलिए, तो पॉइंट मास और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में बहुत छोटा है, तो आप कहेंगे कि ये पॉइंट मास है। कोई ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है तो आप कहेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। लेकिन अगेन ये तो बात हो गई जब आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन अब यहां से कहानी ट्विस्ट हो जाती है। वो ये है कि आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं ही नहीं, आपके पास सिंगल ऑब्जेक्ट है। सिंगल ऑब्जेक्ट है और वो मूव कर रहा है। मूव करते हुए सिंगल ऑब्जेक्ट को आप कैसे बताएंगे कि वो बिग पार्टिकल है या पॉइंट ऑब्जेक्ट है? कि वो एक बड़ा पार्टिकल है, इसको हम बिग पार्टिकल बोलेंगे, और ये क्या हो गया? पॉइंट मास है। क्या बात समझ में आ गई? अभी तक आपके पास 2 ऑब्जेक्ट थे, आप पता लगा लेते थे। अब क्या है? आपके पास 2 ऑब्जेक्ट है ही नहीं, सिंगल ऑब्जेक्ट है। कैसे पता लगाएंगे? देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, ठीक है, और मूव करते हुए वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, डिस्टेंस कवर करता है, तो अगर उस ऑब्जेक्ट ने मूव करते हुए जो डिस्टेंस कवर किया है वो अगर बहुत ज़्यादा है उसके साइज के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब है कि वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया और उसके कंपैरिजन में वो ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो गया। हमेशा हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो कंपैरिजन आ गया ना कंपैरिजन। आपके पास दूसरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कंपेयर करने के लिए, लेकिन आप किसको कंपेयर कर रहे हैं? आपके ऑब्जेक्ट के साइज से उस डिस्टेंस को जो उसने ट्रेवल किया है। क्या बात समझ में आ गई? एक ऑब्जेक्ट है,
कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है और वो डिस्टेंस उसके साइज के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो हम ये कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, बिग पार्टिकल है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट बिग पार्टिकल होगा या स्मॉल ऑब्जेक्ट होगा, पॉइंट मास होगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। पहले हम ये डेफिनेशन लिख देते हैं, इसके बाद एक और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पॉइंट मास की डेफिनेशन क्या हो गई कि एक छोटा सा ऑब्जेक्ट था, उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो बहुत ज्यादा ट्रेवल किया। ठीक है, तो डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो बहुत ज्यादा है उसके खुद के साइज के कंपैरिजन में, तो वो क्या हो गया, पॉइंट मास। डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, इफ लगा देता हूं, इफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज much greater than the size of object, then it will be a point mass। ठीक है, अब बिग पार्टिकल का ले लिया, बिग पार्टिकल मतलब ये ऑब्जेक्ट है और इसने यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर किया है, तो अपने साइज के कंपैरिजन में अगर डिस्टेंस कम कवर किया है तो वो पार्टिकल क्या हो गया, वो एक बिग पार्टिकल हो गया। इफ डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल is much smaller than the size of then its own size, ठीक है, then it will be a big particle। ठीक है, तो डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा कवर किया है साइज के हिसाब से तो पॉइंट मास, और डिस्टेंस अगर कम कवर किया है साइज के हिसाब से तो बिग पार्टिकल। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ये है कि एक ट्रेन मूव कर रही है, ट्रेन बहुत लंबी होती है ना, 1-1 किलोमीटर लंबी ट्रेन होती है, आपको पता है। तो अब उस ट्रेन, चलती हुई ट्रेन ने इस सिग्नल को, ये एक सिग्नल हो गया, ग्रीन सिग्नल है, सिग्नल को क्रॉस किया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ट्रेन का जो है वो ड्राइवर वाला कंपार्टमेंट क्रॉस करके गया, देन फिर कोचेज आए, जनरल आता है, स्लीपर आता है, एसी आता है, देन वापस से जनरल आता है, देन लगेज, उसके बाद फिर गार्ड आता है, इतना सब कुछ क्रॉस करके चला गया। अब मुझे बताओ यहां पे ट्रेन बिग पार्टिकल है या पॉइंट ऑब्जेक्ट है? आपको समझ में आना चाहिए कि आप कंपेयर किन चीजों को कर रहे हैं। मैंने कहा सिग्नल, ट्रेन ने सिग्नल को क्रॉस किया, तो आपके पास एक चीज क्या हो गई, सिग्नल, और दूसरी क्या हो गई, ट्रेन। तो ट्रेन जो सिग्नल के हिसाब से तो बिग पार्टिकल है ना, क्या समझ में आ गई बात? दूसरा एग्जांपल, मथुरा से आगरा के बीच में ट्रेन मूव कर रही है, मथुरा से आगरा के बीच में ट्रेन मूव कर रही है, बताइए बिग पार्टिकल है ट्रेन या पॉइंट ऑब्जेक्ट है? देखिए यहां पे ट्रेन की लेंथ कितनी है, 1 किलोमीटर, और मथुरा से आगरा के बीच का डिस्टेंस कितना है, 60 किलोमीटर का। तो आपको कंपैरिजन के लिए दो चीजें चाहिए। मैंने कहा कि मथुरा से आगरा के बीच में ट्रेन मूव कर रही है, तो ट्रेन का साइज हो गया वर्सेस मथुरा और आगरा के बीच का डिस्टेंस हो गया। तो इस कंडीशन में ट्रेन का जो साइज है वो इस डिस्टेंस से छोटा है या बड़ा है, छोटा है, तो ये ट्रेन क्या हो गई, पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या समझ में आ गई आपको बात, क्या क्लियर हो गई? तो पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक ही टाइम पे एक चीज पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकती है, दूसरे टाइम पे वो बिग पार्टिकल हो सकती है, फर्क नहीं पड़ता है इस बात का। ठीक है, चलिए आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है
जो कि इसी पे बेस्ड है, आप इसको सॉल्व करेंगे। और एक क्वेश्चन है वहां पे क्रिकेट बॉल वाला कि क्रिकेट बॉल एक पिच पे हिट करती है और हिट करने के बाद वो स्पिन हो जाती है, आप डेफिनेटली उसको गलत करेंगे। तो आप सोचिएगा जरूर, आंसर को बाद में देखिएगा, सोचिएगा जरूर, प्लीज प्लीज प्लीज। चलिए अब देखिए, ये हो गया पॉइंट मास, हो गया सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होता है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मोशंस अब स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ मोशंस को कैटेगराइज किया जाता है इस बेसिस पे कि कोई भी जो पार्टिकल है वो बिग पार्टिकल है या पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो 3 टाइप्स के मोशन होते हैं, उनको इन 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा, पॉइंट मास के लिए या पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए अलग और बिग पार्टिकल के लिए अलग। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो टाइप है कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो 2 सिचुएशन हो सकती हैं कि स्ट्रेट लाइन में या तो एक पॉइंट मास मूव करेगा या बी एक बिग पार्टिकल मूव करेगा, ठीक है। तो पॉइंट मास अगर मूव करेगा तो उस स्टडी को हम बोलते हैं क्या, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। और अगर बिग पार्टिकल मूव करता है, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स अगर मूव करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या, ट्रांसलेटरी मोशन। क्या समझ में आ गई बात? चलिए दूसरी कैटेगरी हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट के चारों तरफ मूव करता है, तो मूविंग अबाउट ए पॉइंट, एक पॉइंट के चारों तरफ मूव करता है। तो अगेन 2 कैटेगरीज हो गई, ए बिग पार्टिकल, नहीं सबसे पहले पॉइंट मास लिख देते हैं, पॉइंट मास, और दूसरा हो गया बिग पार्टिकल। चलिए, तो पॉइंट मास अगर है, पॉइंट मास एक पॉइंट के चारों तरफ मूव कर रहा है, पॉइंट के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, सर्कुलर मोशन, ठीक है। और अगर एक बिग पार्टिकल एक पॉइंट के चारों तरफ घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, रोटेशनल मोशन। मतलब अंतर समझना कि अर्थ जब सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, पॉइंट के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो आप आइडेंटिफाई कीजिए कि अर्थ एक बिग पार्टिकल है या पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो देखिए, ये हो गया सन, उसके चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व कर रही है, तो जो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रही है वो कहीं ज़्यादा है उसके साइज के कंपैरिजन में। तो डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा है साइज के कंपैरिजन में, तो साइज तो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर अर्थ जो है वो चक्कर लगा रही है, तो उस कंडीशन में अर्थ हो जाती है पॉइंट ऑब्जेक्ट। और जब कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट के अराउंड मूव करता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, सर्कुलर मोशन। लेकिन वही अर्थ जब एक पॉइंट, मतलब उसकी एक्सिस के चारों तरफ घूमती है, घूम अब तब भी रही थी, घूम अब भी रही है, तो इस कंडीशन में जो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रही है वो डिस्टेंस बहुत कम है उसके साइज के कंपैरिजन में। अब उसका साइज बहुत बड़ा है उसके डिस्टेंस के कंपैरिजन में, तो अर्थ क्या हो जाएगी, बिग पार्टिकल। तो जब बिग पार्टिकल एक पॉइंट के चारों तरफ घूमता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। क्या अंतर दोनों में समझ में आ गया? चलिए आगे, एक और कैटेगरी है इसमें, थर्ड की एक कैटेगरी हो गई ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन कि कोई भी एक बॉडी है, फॉर एग्जांपल एक धागे से मैंने एक पत्थर को बांध दिया और उस पत्थर को मैं झुला रहा हूँ, वो आगे जाता है, फिर मीन पोजीशन पे आता है, फिर पीछे जाता है, फिर मीन पोजीशन पे आता है, और वो ऐसे ही मूव कर रहा है। तो कोई भी पार्टिकल अगर अपनी मीन की पोजीशन के आगे पीछे इस तरह से मूव करता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं,
टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए पार्टिकल अबाउट मीन पोजिशन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। तो ये क्या हो गया, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए पार्टिकल। ठीक है, और इसी में एक और कैटेगरी आ जाती है बी, दैट इज वाइब्रेटरी मोशन। देखिए पार्टिकल जब मूव कर रहा था तो उसको हमने बोला क्या है, ऑसिलेटरी मोशन है, लेकिन यही पार्टिकल अगर तेजी से मूव करने लगा तो इसको हम बोलते हैं क्या, वाइब्रेशन है। जब ऑसिलेशंस फास्ट होने लग जाते हैं, ऑसिलेशंस में एक्सेलरेशन चेंज होने लग जाता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, ये वाइब्रेशन है। ठीक है, तो फास्ट ऑसिलेशंस आर नोन एज वाइब्रेशंस। फास्ट ऑसिलेशंस आर वाइब्रेशंस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 1D 2D एंड 3D मोशन। 1D 2D 3D एंड मोशन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे वन डायमेंशनल मोशन। डी मीन्स डायमेंशन। तो देखिए इसको हम समझेंगे कार्टेशियन प्लेन की हेल्प से। ये कार्टेशियन प्लेन है और इस कार्टेशियन प्लेन में ये वाली जो एक्सिस है, ये वाली एक्सिस होती है फॉर एग्जांपल एक्स, वाई और जेड। ये कार्टेशियन प्लेन है आपके पास। तो अगर कोई बॉडी वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है, मतलब कि उसकी जो पोजीशन है वो एक ही डायमेंशन में बदल रही है, मतलब उसकी पोजीशन या तो डायमेंशन का मतलब है एक्सिस, या तो एक्स एक्सिस में बदलेगी या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस में। तो या तो वो बॉडी ऐसे जाएगी, ठीक है, या वो बॉडी ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है उसकी पोजीशन किसी एक एक्सिस के अलोंग चेंज होगी, बाकी दो एक्सिस के अलोंग सेम रहेगी। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए, इट्स पोजीशन चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू ओनली वन एक्सिस। एक एक्सिस के अलोंग ही चेंज होगी, बाकी दो के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट रहेगी। चलिए नेक्स्ट इज टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन अगेन आपने कार्टेशियन प्लेन बनाया, तो ये x, ये y, ये z, और अब जो बॉडी मूव करेगी उसका जो मोशन होगा वो x के रेस्पेक्ट में भी चेंज होगा और y के रेस्पेक्ट में भी चेंज होगा, या फिर x और z के रेस्पेक्ट में चेंज हो सकता है, या फिर y और z के रेस्पेक्ट में चेंज हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि उसकी पोजीशन किन्हीं दो एक्सिस के अलोंग चेंज होगी, बाकी एक एक्सिस के अलोंग कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम, इट्स पोजीशन विल चेंज विद रेस्पेक्ट टू एनी टू एक्सिस। ठीक है, और एक जो एक्सिस बची हुई है उसके अलोंग वो कांस्टेंट रहेगी। थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन में अगेन आपने कार्टेशियन प्लेन बनाया, एक्स, वाई, जेड। अब ये बॉडी जो है वो तीनों डायमेंशन में चेंज हो जाएगी, मतलब एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी। मैं एक अगर बॉल यहां से थ्रो करूं तो देखिए, अगर ये वाली एक्सिस जो है, ये वाली एक्सिस ये एक्स की है, ऊपर ये वाई की है और सामने जेड की है, तो अगर मैं बॉल फेंकूं, वो बॉल ऐसे अगर जा रही है, ऐसे, ठीक है, तो उस कंडीशन में देखिए उसकी पोजीशन एक्स में भी बदल रही है, उसकी पोजीशन वाई में भी बदल रही है, ऊपर जा रही है, और उसकी पोजीशन जेड में भी बदल रही है क्योंकि वो सामने जा रही है। ठीक है, तो ये जो मोशन होगा ये यहां नहीं बनाया जा सकता, ये मोशन कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, और इस वाले मोशन को हम बोलते हैं क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो तीनों डायमेंशंस में होता है, तो पोजीशन जो है चेंज होती है, चेंजेस इन ऑल थ्री एक्सिस। ठीक है, तो देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा,
हमने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ा और हमने 1D 2D 3D मोशन पढ़ा। अब कल हम पढ़ेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, उसके बाद पढ़ेंगे वेलोसिटी एंड स्पीड।